नमस्कार दोस्तों, उसी सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का मध्यकालीन इतिहास में दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में है दिल्ली सल्तनत राजनीतिक है। दिल्ली सल्तनत राजनीतिक में जितने भी वंश हैं सल्तनत काल के, उन सबका विवरण दिया गया है। तो चलिए हम लोग दिल्ली सल्तनत को आगे पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश दिया गया है गुलाम वंश। इसका समय काल जो था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। तो गुलाम वंश में जो सबसे पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो समय काल था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। इसके बारे में दिया गया है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? गुलाम वंश था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का वह गुलाम कौन था जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गोरी का था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक जो है कब करवाया था? जून 1206 ईस्वी में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति कब मिली थी? 1208 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया था? लाहौर से। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? ताजुद्दीन इल्दौज ने। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था? परमार्दी था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसे कुरान का कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना था? आराम शाह बना था। तो अगला जो शासक बना था, आराम शाह जो बना था वो थोड़े समय के लिए बना था, तो उसका कोई मतलब महत्व नहीं था। तो अगला शासक है इल्तुतमिश। इसका शासनकाल है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। इसके बारे में दिया गया है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न शासक कौन था? इल्तुतमिश। किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक माना है? आरपी त्रिपाठी ने माना है। किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा गया है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जो है किस जनजात का तुर्क था? इलवरी जनजात का था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश जो है कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का था। अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व जो है मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास कौन सा एकता था? बदायूं का। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को गोरी ने दासता से कब मुक्त किया था? 1205 से लेकर 1206 में किया था। ये मतलब तब किया था जब जो है खोखरों के विद्रोह के समय। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका जो है चयन किया था। कौन सुल्तान जो है रात्र में अपना अधिकांश समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? इल्तुतमिश करता था। निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग की थी? जलालुद्दीन मंगबरनी ने। 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी जो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आ धमका और सिंधु नदी तक पहुंच गया। वह कौन था? ख्वारिज्म के शाह का पुत्र था। किसका पीछा करते हुए चंगेज खां जो है सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? जलालुद्दीन मंगबरनी का। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार जो है किस वर्ष सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? 1221 ईस्वी में। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर की पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के।
चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन था। किस दिल्ली के सुल्तान के दरबार में चंगेज खां ने अपना राजदूत भेजा था? इल्तुतमिश के। खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। किस वर्ष बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश के पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था? 1229 ईस्वी में। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए वस्त्र, आभूषण तथा उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया। यह जो है कथन किसके लिए है? इल्तुतमिश के लिए। इस्लाम की राजधानी किस स्थल को कहा जाता है? बगदाद को। किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया था? इल्तुतमिश ने प्राप्त किया था। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंसूर का पद किसको मिला था? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के विषय में सही कथन है। इसमें दिया गया है कि इल्तुतमिश ने अपनी प्रभुता की मान्यता जो है खलीफा द्वारा प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनऊ पर अधिकार किया था। दिल्ली सल्तनत में किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? रामप्रसाद त्रिपाठी ने। सुल्तान ने फारसी राजतंत्री परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन जैसी पुस्तकें, जिन्हें अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी, जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए ललायत था। यह कथन जो है किस सुल्तान के विषय में है? इल्तुतमिश के विषय में। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल उल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन जो है किससे जुड़ा है? इल्तुतमिश से। ये जो है इल्तुतमिश ने ही कहा था। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत ए दिल्ली या राजसी दिल्ली या सहार कहा गया। यह सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? रजिया को। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की थी? मिन्हाजुल सिराज ने की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। शाह तुर्कान कौन थी? रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। किस सुल्तान की माता जो है विद्वानों एवं परिजनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? रुकनुद्दीन फिरोज शाह की जो है माता थी ये। गुलाम वंश के सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था, किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? नसरुद्दीन महमूद था। अब अगला शासक जो है वो रजिया है। इनका शासनकाल जो था 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक था। इनके बारे में दिया गया है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम की महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। सुल्तान रजिया किसकी उत्तराधिकारी थी? इल्तुतमिश की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? दास या गुलाम राजवंश से। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित है? मामलुक। मामलुक को ही जो है गुलाम या दास वंश भी कहा जाता है। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी थी? 1236 ईस्वी में। अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? इख्तियारुद्दीन एतगीन को। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? अमीर आखुर के पद पर। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक अधिक जो है सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? रजिया के काल में। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का था। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ पर उनकी हत्या हुई थी? कैथल में। रजिया की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? मुइजुद्दीन बहराम शाह। रजिया के पतन का क्या कारण था? उसका स्त्री होना। किस इतिहासकार ने रजिया की असफलता का कारण उसका स्त्री होना बताया है? मिन्हाजुल सिराज ने। अगला शासक है बलबन।
इनका शासनकाल 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक था। इनके विषय में दिया गया है कि सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया कौन था? इमादुद्दीन रेहान था। इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन अपने अपने को किसका वंशज मानता था? अफरासियाब का। बलबन जो है किस वंश का शासक था? मामलुक वंश का था। बलबन का जन्म जो है तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलबरी तुर्क संप्रदाय में। वह मामलुक सुल्तान कौन था जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था? बलबन था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान जो है प्रतिपादित किया था? बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? जिल्ले इलाही। कौन सुल्तान जो है स्वयं को नायब खुदाई कहता था? बलबन कहता था। बलबन की सार्वभौमता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत कौन था? बर्नी। और बर्नी की जो रचना की गई थी तारीखी फिरोज शाही की। किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन ने कहा है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने। किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया था? बलबन ने। अब आगे दिए गया है कि बलबन के विषय में सही कथन है। इसमें दिया गया है कि उसने शक्तिशाली कुलीन वर्ग का दमन किया था। उसने अपने राज्य को मंगोलों से सुरक्षित किया और उसने बंगाल में एक विद्रोह का दमन किया। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता जो अपने हाथ में केंद्रित कर ली। और आगे दिए गए कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। अब आगे दिए गए कि बलबन के राजस्व सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन दिया गया है। इसमें जो कथन दिए गए हैं, बलबन ने राजस्व सिद्धांत परिभाषित किया था। वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। बलबन के राजस्व का सिद्धांत जो है रक्त और लौह की नीति पर आधारित था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया था? बलबन ने। वह इलबरी शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नवरोज प्रारंभ करवाए थे? बलबन ने। ईरानी त्यौहार नवरोज का प्रचलन किस सुल्तान ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। जिल अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी उदाहरण है किसे संबंधित है? बलबन से। क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घ पालम बावली अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु जो है समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत हैं। यह जो है किस राजा के बारे में दावा किया गया है? गयासुद्दीन बलबन के बारे में। वह सुल्तान कौन था जिसने पूरा एक वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था? बलबन ने। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरिल खां। सुल्तान की बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला अमीर कौन था? मलिक बगबग था। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? बलबन ने। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के निम्न कारण दिए गए हैं। इसमें जो पहला कारण था कि विदेशी आक्रमण का भय था, आंतरिक विद्रोह, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा थी। इसके बाद दिए गए कि बलबन को निम्नलिखित बातों का श्रेय दिया जा सकता है। इसमें दिया गया कि दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया था, चालीसा के मंडल को नष्ट किया, सुल्तान के पद की गरिमा स्थापित की। आगे दिए गए सुल्तान की बलबन ने अपने दरबार का गठन जो है किस पद्धति से किया था? फारसी पद्धति पर। बलबन ने राजस्व का सिद्धांत जो है कहाँ से ग्रहण किया था? सासनी पर्सिया से। एक मालिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। वह व्यक्ति कौन था? बलबन था। अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। जियाउद्दीन बर्नी का यह कथन किस सुल्तान के संदर्भ में है? बलबन के विषय में। बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी? मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाज़त
नहीं देनी चाहिए। शासक से उनकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास और अच्छे शासन का आधार है को नष्ट करती है। ये जो है किसने कहा था? ये बलबन ने कहा था अपने बेटे को। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल माहियार को जब अमरोहा के मुशर्रिफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी कि जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर के प्रत्येक धमनी और नस जो है क्रोध से खिंचना शुरू हो जाती है। यह कथन जो है किस सुल्तान से संबंधित है? बलबन से। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? कैखुसरौ को। बंगाल विजय हेतु बलबन ने अपने साथ किस पुत्र को लेकर गया था? बुगरा खां को। अब आगे दिया गया है मामलूक या गुलाम वंश। इसका जो समय था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसमें दिए गए हैं जो वंश दिए गए हैं। तो सबसे पहला वंश था कुतुबी वंश। कुतुबी वंश में जो है दो शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। आराम शाह 1210 से लेकर 1200 ईस्वी तक। दूसरा वंश था शमसी वंश। शमसी वंश जो है पहले शासक होते हैं इल्तुतमिश। इनका समय काल था 1211 से लेकर 1236 तक। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी। रजिया 1236 से 40 ईस्वी तक। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक। नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक। तीसरा वंश था बलबनी वंश। इसमें जो पहले शासक थे गयासुद्दीन बलबन थे। इनका शासनकाल 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक था। उसके बाद जो बनते हैं कैकू बादवा क्यूमर्स बनते हैं। इनका शासनकाल 1287 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। गुलाम वंश के बाद जो जो शासक बनते हैं, जो वंश था खिलजी वंश था। जो खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी तक से लेकर 1320 ईस्वी तक था। इसमें जो सबसे पहले शासक बनते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बनते हैं। इनका समय 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक था। इनके विषय में दिया गया है खिलजी कौन थे? ये जो है तुर्क थे। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलोखरी में राज्याभिषेक जो है किस सन में हुआ था? 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था? किलोखरी में करवाया था। खिलजी वंश के शासन की स्थापना होना खिलजी क्रांति कहा जाता है क्योंकि इस समय तुर्क अभिजात वर्ग था। सत्ता के एकाधिकार की समाप्ति हो गई। खिलजी सुल्तान ने राज को राजनीतिक एकरूपता प्रदान की। साम्राज्यवादी और आर्थिक नीतियों में उग्र और प्रबल परिवर्तन हुए। आगे दिए कि शासक ने विचार दिए कि राज वास्तव में एक इस्लामी राज्य जो है नहीं हो सकता है। जलालुद्दीन खिलजी ने किस सल्तनत कालीन शासक की आज्ञा से सीदी मौला नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेश पर जो है फांसी दे दी गई थी? जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से। 9 मुसलमान कौन थे? 9 मुसलमान जो है दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कौन जो है नवीन मुस्लिम कहलाए? मंगोल। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कड़ा मानिकपुर का गवर्नर कौन था? मलिक छज्जू था। किस इतिहासकार का कथन है कि जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा था? डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने कहा था ये। अगला शासक जो बनता है अलाउद्दीन खिलजी। इसका समय था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। इनके विषय में दिया गया है कि अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो है कहाँ पर की थी? कड़ा में। किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया था? कड़ा में। किस सुल्तान को पहले अली गुरसास या गुरसब के नाम से जाना जाता था? अलाउद्दीन खिलजी को। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? कौन सा सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनारंभ के कुछ वर्षों के उपरांत सार्वजनिक असंतोष तथा विद्रोह के कारणों पर विचार किया तथा जो है निम्न कारणों की पहचान की थी। कौन से कारण थे? कि राजा अपनी प्रजा की अवस्था के प्रति उपेक्षा था, अनभिज्ञता का रवैया था, अमीरों की मदिरापान की गोष्ठियां षड्यंत्रों की प्रसव भूमि थे, अत्यधिक संपत्ति के दुरासक्ति तथा कुविचारों दोनों के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया, गुप्तचर विभाग की अयोग्यता।
आगे दिए गए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में जो है सत्य कथन दिया गया है। कौन सा कथन है? अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था और वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। अब आगे दिए गए अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध आदेश का प्रमुख कारण क्या था? राजनैतिक था। जियाउद्दीन बन्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियां बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उसे उसे जो है ऊंचे दामों में बेचते भी थे। उपर्युक्त कथन में जियाउद्दीन बर्मी की सुल्तान का जिक्र किया है, जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी। ये कौन सा शासक था? अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत जो है किस पर आधारित था? राजत्व के दैवी सिद्धांत पर। मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूँ जो राज के लिए लाभकारी समझता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि ये शरीयत द्वारा अनुमत है अथवा नहीं। यह कथन किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। जब उसने राजत्व राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जो है किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। वह सुल्तान जो अधिराजत्व अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि प्रभुसत्ता पर। कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी था। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत जो है किससे कर रहा था? काजी मुगीसुद्दीन से। अब आगे दिए गए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन एक राज्यपाल था? गयासुद्दीन तुगलक था। ये जो है दीपालपुर का गवर्नर था। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध जो है अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? गुजरात था। गुजरात के बघेल राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? कड़देव। अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक दास जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? गुजरात से। किसे 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? मलिक काफूर को। मलिक काफूर एक योग सेना नायक किस शासक के अधीन कार्य था? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। किस सुल्तान के विरुद्ध जो है हाजी मलो ने विद्रोह किया था? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध किया था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर किस शहर का नाम जो है खिजराबाद रखा था? चित्तौड़ का। कौन सा भारतीय इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में गया था? अमीर खुसरो। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य जो है भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर पहली बार कब आक्रमण हुआ था? 1296 ईस्वी में। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। वह पहला मुसलमान जिसने दक्षिण को जीता था? अलाउद्दीन खिलजी था वो। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नवसारी की जागीर व राय रायन की उपाधि दी थी? देवगिरी के रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इसमें दिया गया है जो कथन है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान जो है धन प्राप्ति का प्रयास था। उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया था। किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? अमीर खुसरो ने दिया है। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत के अभियान का क्या उद्देश्य था? धन प्राप्ति के उद्देश्य से। किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था? पांड्य ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? काकतीय राजवंश का। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तरगी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण किसने दिया है? इसामी था बर्नी ने। मंगोल आक्रमणकारी कुतलुक ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? अलाउद्दीन के समय। मंगोलों को पराजित करने में अलाउद्दीन के किस सेना नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जफर खान ने।
अलाउद्दीन के सेनापति जफर खान ने दो मंगोल आक्रमणों या आक्रमणकारियों का कब सामना किया था? 1298 और 1299 ईस्वी में। जफर खान नामक प्रसिद्ध वीर जो मंगोल आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए मारा गया और रुस्तम के नाम से जाना जाता था, कि शासक का अभिन्न मित्र था, अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां की मृत्यु हुई थी। 1306 ईस्वी में के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान था। मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? रावी नदी थी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम दिया गया है। सबसे पहला था गुजरात 1298 ईस्वी में, रणथंभौर 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ 1303 ईस्वी में, तेलंगाना की जो हुई थी 1309 ईस्वी में। आगे दिए गए कौन से चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज नहीं हो सकता है? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर के राजा कान्हड़ देव के विरुद्ध युद्ध में किसने अपने महल की नौकरानी गुले बिहिस्त की अध्यक्षता में सेना भेजी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालौर का क्या नाम रखा? जलालाबाद। यह किसने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी इतना रक्त बहाने का दोषी है जितना कि फैरो ने कभी नहीं बहाया था। बर्नी ने इसको लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना था? शिहाबुद्दीन उमर बना था। अलाउद्दीन के पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? शिहाबुद्दीन उमर था। अगला शासक नाम दिए जो है मुबारक शाह खिलजी। इनका शासनकाल 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक था। इनके विषय में दिए गए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1316 ईस्वी में। किसने खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी? मुबारक शाह खिलजी ने। वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था वो। किस सुल्तान ने खलीफा रब्बुल आलमीन की उपाधि धारण की थी? मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह के विषय में किसने लिखा है कि वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था? बर्नी ने लिखा है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने अपने सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी वंश ने। अब आगे दिए गए खिलजी वंश के शासक और उनका शासन काल दिए गए हैं। एक तरफ शासक का नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके शासन काल। पहले शासक थे जलालुद्दीन खिलजी। इनका समय था 1290 से लेकर 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। इसके बाद जो शासक बनते हैं शिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक, नसरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी में। अब आगे दिए एक सल्तनत कालीन क्षेत्रीय रियासत और उनके शासक दिए गए। एक तरफ रियासत दी गई है, दूसरी तरफ उनके शासक। गुजरात के शासक कर्णदेव, रणथंभौर के मीरदेव, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे, देवगिरी के राजा राजा राय रामचंद्र थे, होयसल के राजा बीर बल्लाल थे, मदुरा का वीर पांड्य थे, वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे। अब आगे दिए गए हैं खिलजी कालीन युद्ध दिए गए। एक तरफ युद्ध दिए गया है, एक तरफ उसके जो है सेनापति दिए गए। रणथंभौर के विजय में उलूग खां और नुसरत खां थे। मांडू के विजय में आइनुल मुल्क मुल्तानी थे। जालौर के विजय में जो सेनापति थे कमालुद्दीन गुर्ग थे। अब अगला वंश जो दिल्ली सल्तनत में आता है वो है तुगलक वंश। इसका जो समय था 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक था। इसके पहले शासक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। इनका शासनकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक था। इनके विषय में दिया गया है कि भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का। अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में से कौन जो है तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1320 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने गाजी मलिक को जो है कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? दीपालपुर का सूबेदार। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिये ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक से।
कौन सा सुल्तान जो है अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? गयासुद्दीन तुगलक। विजयोपरांत गयासुद्दीन ने तेलंगाना की राजधानी वारंगल का क्या नाम रखा था? सुल्तानपुर। हनूज दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान को संबोधित कथन है? गयासुद्दीन तुगलक को संबोधित है। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत जो है गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई। बर्नी ने उसकी इस नीति को किस नाम से संबोधित किया है? रस्मी मियाना अथवा मध्यपंथी नीति। बंगाल विजय के पश्चात लौटते समय लकड़ी से निर्मित महल में गयासुद्दीन की तुगलक जो है कहाँ ठहरा था? अफगानपुर में। उपर्युक्त लकड़ी के महल का निर्माता कौन था? अहमद अय्याज था। गयासुद्दीन तुगलक जो है मृत्यु के विषय में किसने लिखा है कि अचानक बिजली गिरने से सुल्तान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया? बर्नी ने लिखा है। गयासुद्दीन की तुगलक के विषय में किसने लिखा है कि वह एक जो है 100 पंडितों का सिरोवस्त्र अपने राजमुकुट के नीचे धारण किया था? अमीर खुसरो ने जो है लिखा है। अगला शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। इनका समय जो है 1325 लेकर 1351 ईस्वी तक था। इनके विषय में कहा गया है कि आगे कि गयासुद्दीन की तुगलक ने अपने राज्यारोहण के पश्चात जूना खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उलूग खां की। किस सुल्तान का नाम जो है जूना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा था? 1325 ईस्वी में। मोहम्मद की तुगलक जो है सुल्तान बनने के कितने दिन बाद दिल्ली में प्रविष्ट हुआ था? 40 दिन बाद। किस दिल्ली सुल्तान ने सस्यावर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली के दौलताबाद परिवर्तित की थी? 1326-27 ईस्वी में। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाए जाने का क्या कारण था? यह नगर जो है साम्राज्य के केंद्र में था। मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी जो है इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। यह कथन किसका है? जियाउद्दीन बर्नी का। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी कितनी थी? 700 मील थी। किसने लिखा है कि राजधानी परिवर्तन सुल्तान का दंडात्मक कार्य था? इब्न इब्न बतूता ने कहा है ये जो है। किस लेखक का मत है कि मोहम्मद कि तुगलक ने संपूर्ण जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने के आदेश नहीं दिए थे? डॉक्टर के जो है निजामी का मत है। आगे ये है कि नगर इतना बुरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतों, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी के स्थानांतरण के बारे में उपर्युक्त वक्तव्य जो है किसने दिया था? जियाउद्दीन बर्नी ने दिया था। मोहम्मद की तुगलक से संबंधित निम्नलिखित जो है कथन सही हैं। कथन दिए गए हैं कि इसामी और इब्न बतूता उसकी जोगियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा का साक्ष्य देते हैं। दूसरा कथन है होली के उत्सव में उसके भाग लेने का जो है साक्ष्य मिलता है। आगे दिए गए हैं किसने कहा था कि मेरा साम्राज्य जो है रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य जो है सिरदर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है। वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। ये जो किसने कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल जो है कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के चारों योजनाओं जो है सही क्रम है। तो इसकी जो सबसे पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि, दूसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन, तीसरी सांकेतिक मुद्रा और चौथी जो थी खुरासान अभियान थी। आगे भी यह है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किस सुल्तान का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? मोहम्मद बिन तुगलक का। स्वर्गद्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। अमीरान ए सादा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक नाम था। इब्ने बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल भारत आए, वह किस देश से था? मोरक्को से आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? इब्ने बतूता ने। किस इतिहासकार का कथन है मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? एल्फिंस्टन का जो है कथन था। दिल्ली के सुल्तानों में से कौन सबसे अधिक विवादास्पद था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान के काल में सबसे अधिक राज विस्तार हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार जो है क्यों असफल हुए? क्योंकि उन्हें जो है गलत ढंग से लागू किया गया था।
दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर माहिर था, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तू कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया है। किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया है कि वह पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान था? कौन? मोहम्मद तुगलक के संदर्भ में कहा गया है। रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किस सुल्तान ने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया था? मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक के विषय में सही कथन है। इसमें जो कथन दिया वह सार्वजनिक रूप से होली खेला था, वह जो है गंगा जल का पान करता था, उसने हिंदू अमीरों को नियुक्त किया था। आगे दिए आगे दिए गए किसने कई विदेशियों, हिंदुओं और मंगोलों को सम्मान तथा उच्च पद प्रदान किए थे? मोहम्मद तुगलक ने। किस सुल्तान के शासन काल में बहाउद्दीन गुरशस्प ने विद्रोह किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मुल्तान का वह सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय जो है विद्रोह किया था? बाराम आइबा उर्फ किसलू खान ने। दिल्ली के किस सुल्तान के विरुद्ध जो है सबसे अधिक विद्रोह हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में अति महत्व का कारण कौन था कि वह उलेमाओं के विरुद्ध जो है निर्णय लेता था। मंगोल नेता अलाउद्दीन तर्मासिरीन का जो आक्रमण हुआ था किस सुल्तान के समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है किस अभियान के समय हुई थी? ठट्टा अभियान के समय। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? किसने लिखा है ये? बदायूं ने लिखा है। अगला शासक जो बनता है फिरोज शाह तुगलक बनता है। इसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक था। इनके विषय में कहा गया है कि फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किस वर्ष आसीन हुआ था? 1351 ईस्वी में। सुल्तान फिरोज के पिता का क्या नाम था? रज्जब नाम था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृष उपकर क्या कहलाते थे? औबाब कहलाते थे। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज की तुगलक ने ने किसकी स्मृति जो है चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? मोहम्मद तुगलक की। फिरोज शाह की तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किस वर्ष में की थी? 1359 ईस्वी में की थी। फिरोज शाह तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। कौन सा एक जो है अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया था? सिंचाई कर लगाया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। डोपरा था मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख जो है दिल्ली कौन सा सुल्तान ले आया था? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। वह सुल्तान कौन था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज फिरोज की तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? ये जो है ये एक खैराती अस्पताल था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। दिल्ली सल्तनत में कौन सुल्तान जो है दासों का शौकीन था? फिरोज शाह तुगलक। अपने समय की सबसे लंबी नहर जिसका अभी भी व्यवहार होता है और जो उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक लाभप्रद है उसका निर्माण जो है किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। मोहम्मद बिन की तुगलक मोहम्मद बिन की तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी था शेर शाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज तुगलक ने। भारत में दालों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगाया था? फिरोज शाह की तुगलक ने लगवाया था। जब सुल्तान फिरोज की तुगलक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया उसमें उड़ीसा का शासक कौन था? भानुदेव तृतीय था। कटेहर यानी कि रुहेलखंड के शासक खड़कू ने किस सुल्तान के समय विद्रोह किया था? सुल्तान फिरोज की तुगलक के समय।
सल्तनत काल में महदवियों का विद्रोह किसने दबाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसा कहा जा सकता है कि फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना, क्योंकि उसने जो है सामंतों को आनुवंशिक बनने दिया। आखिर ये है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे प्रस्तुत कर सकता हूँ? किसने कहा था ये? फिरोज शाह तुगलक ने। कि सुल्तान को खलीफा से सैयद सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? फिरोज शाह तुगलक को। किस इतिहासकार ने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है? ये हेनरी इलियट और इल्फिंस्टन ने कहा है। मकबूल खाने जहां जो है किस सुल्तान का वजीर था? फिरोज शाह तुगलक का था। अब आगे दिया गया है उत्तरवर्ती तुगलक काल। इसमें है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना था? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय बना था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि दुनिया के बादशाह का शासन जो है दुनिया के बादशाह का शासन जो है दिल्ली से पालन तक था? ये कहा गया है नसरुद्दीन महमूद के विषय में। आगे दिए गए तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। किस आक्रांतक जो है भाग्यशाली भविष्य का स्वामी कहा गया है? तैमूर लंग को। तैमूर लंग जो है क्यों कहा जाता है? कि मतलब इसलिए कहा जाता है युद्ध में पैर खराब हो जाने पर लगने के कारण। आगे है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबे अवधि तक शासन किया था? तुगलक वंश ने। अब आगे दिए गया है तुगलक वंश के शासक, इनकी एक सूची दी गई है। तो सबसे पहला शासक जो था गयासुद्दीन की तुगलक था 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक। उसके बाद मोहम्मद बिन की तुगलक था 1325 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक था। गयासुद्दीन की तुगलक द्वितीय 1388 से 89 तक। अबू बकर 1389 से 90 तक। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94 तक। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी। नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से लेकर के 1412 ईस्वी तक। सल्तनत काल में जो है अगला वंश जो आता है सैयद वंश। इसका समय था 14 से 14 से लेकर 1491 तक। इसका जो पहला शासक बना था खिज्र खां। कब से कब तक? 14 से 14 से लेकर 1421 तक इसका शासनकाल था। इनके विषय में कहा गया है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। तैमूर प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश को सैयद वंश जो है क्यों कहा जाता है? क्योंकि खिज्र खां जो है पैगंबर का वंश था। तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खां ने दिल्ली को किससे जीता था? दौलत खां लोदी से। सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत आला की। खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? मुल्तान का। इस अभियान से लौटने के बाद 1421 में खिज्र खां का देहांत हो गया था मेवात के अभियान से। खिज्र खां की मृत्यु पर जनता ने किस रंग के वस्त्र पहनकर शोक प्रकट किया था? काले वस्त्र पहनकर। लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आजाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक मनाया। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख फरिश्ता में यह लिखा है? खिज्र खां के विषय में लिखा है। खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो है राज सिंहासन पर बैठा। उसके पुत्र का क्या नाम था? मुबारक शाह। सैयद सुल्तानों का आरंभिक काल से उनका ऐतिहासिक कालानुक्रम जो है निम्नलिखित है। जो पहला शासक था खिज्र खान, उसके बाद मुबारक शाह था, उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह था। आगे दिए सैयद वंश ने कुल कितने वर्ष शासन किया था? 36 वर्ष किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक रूप में कार्य नहीं किया था? खिज्र खान ने नहीं किया था। दशरथ गोखर का विद्रोह किस सुल्तान के समय हुआ था? मुबारक शाह के समय। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। आगे दिए गए सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? बहलूल लोदी। अब आगे दिए गए हैं सैयद सुल्तान, इसकी सूची दी गई है। तो जो सबसे पहला शासक बना था खिज्र खान बना था। इसका समय 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक था। मुबारक शाह 1421 से लेकर 34 तक। मोहम्मद शाह जो है 1434 से लेकर 44 तक। अलाउद्दीन आलम शाह 1444 से लेकर 51 तक था। दिल्ली सल्तनत का अगला वंश और अंतिम वंश जो है लोदी वंश है। इसका समय था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक।
इसका जो पहला शासक बना था बहलोल लोदी। इनका समय काल था 1451 से लेकर 1489 तक। इनके विषय में दिए गए कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1451 ईस्वी में। लोदी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? विशुद्ध अफगानी या अफगान या पठान। बहलोल लोदी जो है किस प्रांत का गवर्नर था? लाहौर का था। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। वह राज्य कौन था? जौनपुर के विरुद्ध। किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में अधिग्रहित कर लिया था? जौनपुर को। बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण कर किस वर्ष किया था? 1489 ईस्वी में। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, बहलोल लोदी ने। आरपी त्रिपाठी के अनुसार लोदी शासकों का राजत्व सिद्धांत जो है किस पर आधारित था? समानता पर। लोदियों का राजत्व सिद्धांत जो है किस पर आधारित था? अफगान सरदारों की समानता पर। बहलोल लोदी के राजस्व सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन है दिए गए इसमें कि बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत बंधुता पर आधारित था। बहलोल लोदी जो है जनजातीय भावनाओं का आदर करता था। आगे ये है कि वह लोदी सुल्तान कौन था जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था? वह कौन था? बहलोल लोदी। अफगान सरदारों के प्रति बहलोल लोदी की क्या नीति? संतुष्ट करने की व सम्मान देने की। बहलोल लोदी जो है अपने सरदारों को क्या कहता था? मसनद आली। बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही दिए गए हैं। तो इसमें जो कथन दिए गए हैं कि उसने जौनपुर के सरकी सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा। बहलोली सिक्के का चलन जो है दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। बहलोल लोदी के बाद जो शासक बनते हैं सिकंदर लोदी बनते हैं। इनका समय जो था 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक था। इनके विषय में कहा गया कि सुल्तान सिकंदर लोदी किस वर्ष जो है गद्दी पर बैठा था? 1489 ईस्वी में बैठा था। किस लोदी सुल्तान का नाम जो है निजाम खां था? सिकंदर लोदी का नाम था। लोदियों में से किसकी माँ हिंदू थी? सिकंदर लोदी की। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोदी को। इसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी के समय। किस लोदी सुल्तान का उपनाम जो है गुलरुखी था? सिकंदर लोदी का। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। किस सोहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था? शेख जमाली था। जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था तो उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। यह लोदी सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। आगे दिए सिकंदर लोदी के विषय में सत्य कथन है। तो सत्य कथन दिए गया है पहला कि भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन की गई थी। एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। अन्न पर से कर जो है समाप्त कर दिया गया था। अगला शासक जो है इब्राहिम लोदी बनता है। इसका शासनकाल 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक थी। इनके विषय में दिए गए महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खतौली के युद्ध में। ये कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। आगे दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता है? इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कौन सुल्तान जो है लड़ते हुए युद्ध स्थल में मारा गया था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। आगे दिए है कि लोदी सुल्तान, इनका जो है क्रम दिए गए सूची में। पहले शासक थे यानी सुल्तान जो बने थे बहलोल लोदी बने थे। इनका समय 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक था। इसके बाद सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक। इस तरह से हम लोग का दिल्ली सल्तनत का जो राजनीति वाला जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोगों का दिल्ली सल्तनत का संस्कृति है, उसको हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।